हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में। और डेट है आज की 22 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। और आज एक नई चीज होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो जो हमने आज टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें से उससे ही रिलेटेड हम एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले के डिस्कस करने वाले हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले डिस्कस एन्युलर सोलर एक्लिप्स के बारे में, जो कि हाल ही में अभी कल यानी कि 21 जून को हमारे इंडिया में देखा गया था। चलिए हम पहले सबसे पहले बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। देखिए सोलर एक्लिप्स क्या होता है या कैसे फिनोमेना होता है या फिर क्या चीज़ है ये सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के टाइम मून जो होता है वो सन और अर्थ के, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो सन का, जो हमारे अर्थ से जो सन दिखता है उसकी जगह पर हमें जो मून है उसकी शेडो दिखाई देने लग जाती है। देखिए आपको इमेज से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा अर्थ, ये है सन और ये मून। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक्लिप्स की कंडीशन है कब होती है, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। सन, मून और अर्थ ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। और ये क्यों होता है, तो देखिए ये मून है, यहाँ से अगर सन है, अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो क्या होगा, जो हम अर्थ से देखेंगे जब सन को, तो हमें मून का शेडो दिखेगा। मतलब मून क्या करेगा, सन की जो रोशनी है उसको रोक देगा और इतने जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, मून का शेडो दिखेगी। देखिए तीन टाइप के मेनली एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स होते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, टोटल और एन्युलर। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स जो होता है वो क्या होता है, जब एग्जैक्टली लाइनअप नहीं होता है। ये देखिए आपको तीसरी वाली इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे पार्शियल एक्लिप्स के बारे में। देखिए ये एग्जैक्टली लाइनअप नहीं है, ये एग्जैक्टली लाइनअप नहीं है, ये मून क्या है, हल्का सा नीचे है। इसके कारण क्या होता है, तो थोड़ा ही हमें दिखाई देता है। ये अब ये जो दिख रहे हैं ब्लैक पार्ट आपको यहाँ पर, ये क्या है, एक शेडो है, ये मून की शेडो है और हमें जो सन है वो इस तरीके का कुछ दिखाई देता है पार्शियल एक्लिप्स के टाइम। दूसरा है हमारे पास टोटल सोलर एक्लिप्स। तो आपको सबसे पहली इमेज दिख रही होगी, ये है टोटल। टोटल एक्लिप्स में क्या होता है, देखिए टोटल एक्लिप्स में मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए अच्छे से। देखिए टोटल एक्लिप्स में क्या होता है कि जो सन, मून और अर्थ ये तीनों क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में। तो क्या होता है, जो सन है वो पूरा की पूरा ही दिखना बंद हो जाता है या पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। जो जितनी भी सन की जो रोशनी है वो क्या है, चांद का शेडो के कारण बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है अर्थ तक। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इस पार्ट में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है और सन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, पूरा ब्लैक कलर का दिखता है। और फिर तीसरा टाइप आता है हमारे पास एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जो कि कल हुआ था यानी कि 21 जून को हुआ था। इसमें क्या होता है कि एक लाइन में तो होता है बट जो मून है उसकी पोजीशन दूर हो जाती है, उसकी पोजीशन सन से काफी दूर होती है बाकी अदर एक्लिप्स के कंपैरिजन में। तो जिसके कारण क्या है कि जो शेडो है वो सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाती है। तो इसलिए हमें जो सन की जो रेज है वो डिफ्रैक्ट होती हुई दिखती है हल्की हल्की। मून की, ये मून है, ये मून की शेडो है और इसके पूरे चारों तरफ हमें क्या दिखता है, सन की रेज दिखती हैं। तो ये होता है एन्युलर एक्लिप्स। ये तीनों टाइप के हमने एक्लिप्स पढ़ लिए हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले न्यूज़ में आते हैं। तो अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे के बारे में। तो जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, और उसने अभी अभी हाल ही में डिसाइड किया कि 20 जून को हम हॉर्स शू क्रैब डे मनाएंगे, इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे मनाएंगे। ये सबसे पहली बार इसे डिसाइड किया गया है, मतलब 2020 से ही ये सबसे पहले शुरू हुआ है बनना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल नया दिवस या फिर नया डे शुरू हुआ है, जिसका नाम है इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे। ये किस लिए मनाया गया, तो ये जो हॉर्सशू क्रैब है, ये केकड़ा, जो एक ये केकड़े की स्पीशी है हॉर्सशू क्रैब, तो इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए ये डे बनाया गया है और लोगों के प्रति इसके अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे बनाया गया है। तो देखिए हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं, हॉर्सशू क्रैब होते क्या है। तो ये एक मैराइन एंथ्रोपॉड्स है, मैराइन आर्थ्रोपॉड्स है ये, जो कोस्टल वाटर्स में जहाँ पे सॉफ्ट सैंड या फिर मडी बॉटम होता है वहां पर ये रहते हैं। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये देखिए ये है हॉर्सशू क्रैब। ये इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हॉर्स शू के जैसा है, मतलब घोड़े की जो नाल होती है उसके जैसा इसका शेप है, इसलिए इसको हॉर्सशू क्रैब कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कोस्टल वाटर्स में पाया जाता है और इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, मैराइन लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही पुराना
बहुत ही पुराना स्पीशी है या बहुत ही पुराना एनिमल है। ये माना जाता है कि ये डायनासोर्स के समय से ही जीवन जी रहा है या फिर ये जिंदा है। मतलब हॉर्सशू क्रैब जो है वो बहुत ही पुरानी स्पीशी है। तो और देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए, जो हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको उसमें इसको शेड्यूल 4th में रखा गया है। मतलब कि क्या है, शेड्यूल 4th में कोई जो भी स्पीशी या जो भी एनिमल को रखा जाता है तो उसका जो कैचिंग या किलिंग है वो एक ऑफेंस की तरह ट्रीट की जाती है। अगर उससे कोई पकड़ेगा या उसे कोई मारेगा उस एनिमल को तो वो एक ऑफेंस कहलाएगा। तो इससे हमें हमारे यहाँ शेड्यूल 4 में रखा गया हॉर्सशू क्रैब को। तो देखिए आईयूसीएन स्टेटस भी देख लेते हैं अब हम इसका। तो जो अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब है वो वल्नरेबल कंडीशन में है, और जो ट्राई स्पाइन हॉर्सशू क्रैब है वो एंडेंजर्ड है। मतलब इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है या इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट है एक्सटिंक्शन से। और जो दो अदर स्पीशी हैं वो लिस्ट नहीं की गई है आईयूसीएन के स्टेटस में। तो चलिए हम इनकी स्पीशीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो हॉर्सशू क्रैब है वो उसकी 4 स्पीशीज़ हैं टोटल। अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब, ट्राई स्पाइन हॉर्सशू क्रैब, कोस्टल हॉर्सशू क्रैब और मैनग्रोव हॉर्सशू क्रैब। तो जो सबसे पहली है अमेरिकन, वो यूएसए के कोस्ट में होती है या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में पाई जाता है। दूसरा है ट्राई स्पाइन हॉर्सशू क्रैब जो कि कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। और अगला है कोस्टल हॉर्सशू क्रैब जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। और लास्ट है मैनग्रोव जो कि चाइना और जापान में पाया जाता है। तो ये 4 स्पीशीज हैं हॉर्सशू क्रैब की। तो आपको हॉर्सशू क्रैब के बारे में ये याद रखना है कि इसका स्टेटस क्या है आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, और ये एक लिविंग फॉसिल भी है। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल फॉर माइनिंग सत्यभामा। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी अभी लॉन्च किया है इस पोर्टल को। इसका नाम है सत्यभामा, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करेगा माइनिंग और मिनरल सेक्टर में। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कि ये वो जो पोर्टल है वो आखिर है क्या। तो देखिए इसे लॉन्च किसने किया है, तो ये आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसे लॉन्च किया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका एम क्या है, तो इसका एम है कि जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट है मिनरल्स या फिर माइनिंग के फील्ड में या उन सेक्टर में, तो उन्हें प्रमोट करना इसका एक मेन एम है। और क्या करेगा ये, देखिए और क्या करेगा ये पोर्टल, तो ये ऑनलाइन सबमिशन भी करेगा जो भी प्रोजेक्ट्स के जो प्रपोजल्स हैं माइनिंग से रिलेटेड या फिर मिनरल से रिलेटेड या फिर जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वो सभी क्या करेगा, ये ऑनलाइन उन सभी को सबमिट करेगा। इस पोर्टल में सबमिट होंगे वो सभी चीज़ें, प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स या फिर उनकी मॉनिटरिंग या फिर उनके लिए जो भी फंड अलॉट करने हैं वो सभी क्या है ऑनलाइन सबमिट होंगे इसी पोर्टल में। तो इस पोर्टल को डिज़ाइन किसने किया है ये आपको याद रखना है। तो इस पोर्टल को डिज़ाइन किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी ने इसे डिज़ाइन किया है। और क्या काम करेगा, तो ये एक हमारे यहाँ स्कीम है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम। ये स्कीम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ाएगा। तो ये स्कीम के बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। तो देखिए द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ही किस लिए लॉन्च की थी, तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए किस किस फील्ड में, अप्लाइड जियो साइंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग इन एलाइड एरियाज, मिनरल प्रोसेसिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इन सभी फील्ड में रिसर्च वर्क के लिए, रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इस स्कीम में होता क्या है, तो इस स्कीम में जो ये जो स्कीम है उसके अंडर में फंड्स दिए जाते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को, ताकि वो ये इन सभी फील्ड में रिसर्च वर्क अच्छे से कर सके। तो मेनली इसका काम क्या है, इस स्कीम का काम है जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स रिसर्च वर्क में है इन सभी फील्ड में उनको फंड प्रोवाइड करवाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम। तो इसको भी, इसकी भी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज करेगा ये पोर्टल सत्यभामा। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, तो इसे इंटीग्रेट किया गया है एनजीओ दर्पण पोर्टल से भी। ये जो पोर्टल है सत्यभामा पोर्टल वो एनजीओ दर्पण पोर्टल से भी इंटीग्रेट या फिर लिंक किया गया है। और ये जो एनजीओ दर्पण पोर्टल है वो नीति आयोग का एक पोर्टल है। चलिए हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए एनजीओ दर्पण जो पोर्टल है वो नीति आयोग का है। तो ये क्या है, तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है एनजीओस और गवर्नमेंट की बॉडीज या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है ये एनजीओ दर्पण। तो देखिए इट इज़ एन ई गवर्नेंस एप्लीकेशन ऑफर्ड बाय नीति आयोग टू इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन डेटा एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग एनजीओस एंड वीओस ऑफ द कंट्री। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिकली डाटा और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए है एनजीओस के लिए। तो ये पोर्टल को भी इससे सत्यभामा से लिंक किया गया है।
तो ये था सत्यभामा पोर्टल के बारे में। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ हमारे पास इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विन। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया ने नॉन परमानेंट सीट के लिए जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीत लिया था, बहुत ही बड़ी मेजोरिटी से जीता था। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूएनएससी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी। जो इंडिया है वो एशिया पैसिफिक कैटेगरी से इलेक्ट किया गया है या चुना गया है इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। तो जो वोटिंग हुई थी इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर बनाने के लिए, जो वोटिंग हुई थी उसमें जो मेजोरिटी चाहिए थी इंडिया को वो 128 नेशंस की सहमति चाहिए थी, बट जो टोटल वोट्स मिले वो 184 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 192 वोट्स। मतलब इंडिया को बहुत बड़ी मेजोरिटी से ये जो सीट है वो मिली है। तो अभी तक इंडिया 8 बार यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबरशिप ले चुका है। कब कब लिया था तो देखिए 1950 में लिया था 51 तक, 67 से 68, 72 से 73, 77 78, 84 85, 91 92 और 2011 और 2012, और अब हाल ही में लेगा 2021 टू 2022। तो ये जो है जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है यूएनएससी की वो हर 2 साल के लिए रहती है। मतलब कोई भी अगर नॉन परमानेंट मेंबर है तो वो 2 साल तक ही यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना रहेगा। उसके बाद वो अलग हो जाएगा और नया इलेक्शन होगा उसी रीजन से या उसी कैटेगरी से। तो ये देखिए 2021 में जो मेंबर्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो इंडिया के अलावा और 4 मेंबर्स और इलेक्ट हुए थे। देखिए जो टोटल है ये सभी क्या है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी हैं नॉन परमानेंट, ये सभी नॉन परमानेंट है। और ये 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। ये आपको याद रखने की कौन कौन से परमानेंट मेंबर है। तो चाइना, यूएसए, रशिया, यूके और फ्रांस, ये 4 क्या है परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के। इनके पास वीटो पावर्स भी होती है। ये पांचों मेंबर्स के पास वीटो पावर्स भी होती है। मतलब अगर कोई भी डिसीजन जो पेंडिंग है यूएनएससी में, अगर वो इन पांचों में से कोई भी कंट्री अगर उस पर अपना वीटो पावर यूज करती है, मतलब कि उसमें अपना असहमति दे देती है, तो वो जो डिसीजन है वो पास नहीं होगा। तो ये इनके पास वीटो पावर्स है और ये क्या है, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास फेविपिराविर के बारे में। ये एक ड्रग है, ये एक मेडिसिन है जो कि कोविड 19 को ट्रीट करने के लिए यूज़ होने वाली है। तो देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो डीजीसीआई है, ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारे यहाँ जितने भी इंडिया में जो भी ड्रग्स या फिर जो भी मेडिसिन यूज़ होती है उन सभी को अप्रूवल देती है। तो इसी जो बॉडी है, ये जो डीजीसीआई है, इसने ही अप्रूवल दिया है जो एंटीवायरल ड्रग है, इसका मतलब फेविपिराविर है, जो उसको कोविड 19 के लिए यूज़ करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। बट कब दिया है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए ही, बस इसका इमरजेंसी टाइम के लिए ही बस इसका यूज़ किया जाएगा। और कब यूज़ किया जाएगा तो मिड टू मॉडरेट केसेस में इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए जो जापान, चाइना और रशिया, यहाँ पर इस दवाई ने, जो फेविपिराविर जो दवाई है उसने बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। मतलब यहाँ पर 80% जो केसेस हैं वो इसी दवाई से ठीक हुए हैं। और हाल ही में इसके पहले जो डीजीसीआई है उसने रेमडेसिविर नाम की एक और ड्रग है या एक और मेडिसिन है, इसे भी परमिशन दी थी या इसे भी अप्रूवल दिया था। और ये जो है ये एक्सट्रीम केसेस जो है कोविड 19 के, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो भी कोविड 19 पेशेंट्स है उनके लिए ये दवाई का अप्रूवल दिया था, रेमडेसिविर। ये देखिए, आपको ये न्यूज़ देखी होगी। तो 88% इम्प्रूवमेंट एट ₹103। तो इसकी जो एक टैबलेट है वो ₹103 की आती है और 88% उस पर इम्प्रूवमेंट देखा गया है वर्ल्ड में अभी तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दवाई है जिसका नाम है फेविपिराविर। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ हमारे पास किलाड़ी एक्सकेवेशन साइट के बारे में। तो यहाँ से एक ह्यूमन जो चाइल्ड है उसका स्केलेटल मिला हुआ है, जो कि किस एज का माना जा रहा है, जो कि है संगम एज का। देखिए हम इस साइट के बारे में पहले देखते हैं। तो जो किलाड़ी साइट है वो कहाँ पर है, ये एक साइट आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि संगम पीरियड के सेटलमेंट भी रह चुकी है। मतलब कि संगम पीरियड के टाइम पे ये एक सेटलमेंट हुआ करती थी किलाड़ी, जो कि कहाँ लोकेटेड है तो ये साउथ ईस्ट ऑफ मदुरई इन तमिलनाडु, नियर द टाउन किलाड़ी इन शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट में है और तमिलनाडु स्टेट में है ये एक्सकेवेशन साइट। और किस नदी के किनारे, तो वैगई रिवर के किनारे ये जो किलाड़ी साइट है वो बसी हुई है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, एक ह्यूमन चाइल्ड का स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं यहीं पे कोंथागई विलेज से। तो ये रहा किलाड़ी एक्सकेवेशन साइट के बारे में। तो चलिए हम
प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का। सबसे ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पार्शियल सोलर एक्लिप्स व्हेन द सन मून अर्थ मस्ट बी इन अ डायरेक्ट लाइन। टोटल सोलर एक्लिप्स व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर नॉट एग्जैक्टली लाइंड अप। Annular solar eclipse, it occurs when the sun, moon and earth are not only in a straight line but also in a same plane. Which of the following phenomena is or are correctly matched? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है। आप इनका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, और अगर आपको इसका आंसर जानना है तो वो आपको हमारे कल के वीडियो में, यानी कि 23rd के वीडियो में, 23rd जून के वीडियो में आपको ये इसका आंसर पता लग जाएगा। मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा, तब तक आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले देखा सोलर एक्लिप्स के बारे में, जो कि अभी जो हुआ था 21 जून को, वो कौन सा था? तो वो था एन्युलर सोलर एक्लिप्स। 3 टाइप के एक्लिप्स होते हैं, एन्युलर, पार्शियल और टोटल। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे के बारे में, जो कि पहली बार इस साल यानी 2020 में मनाया गया है, और जो कि कब मनाया गया है? वो 20 जून को मनाया गया है। और ये हॉर्सशू क्रैब जो है वो एक लिविंग फॉसिल है, मतलब ये बहुत ही पुरानी स्पीशी है, बहुत समय से अर्थ पे रह रही है। इसका कैटेगरी, इसकी जो स्टेटस है वो कैसा था? वो वल्नरेबल और एंडेंजर्ड था। अलग अलग स्पीशी का, इसकी 4 स्पीशीज टोटल हमने पढ़ी, और कौन सी स्पीशी कहाँ रहती है वो भी हमने पढ़ी। फिर हमने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल माइनिंग के लिए जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है सत्यभामा, वो हमने पढ़ा। उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो किस लिए लॉन्च किया गया है, या उसमें क्या क्या होना है, और वो किससे, और वो मेनली किस किस चीज़ से है, और किसने बनाया उसे? NIC ने बनाया है, और रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो हमने ये सब पढ़ा। फिर हमने NGO दर्पण पोर्टल के बारे में पढ़ा, जो कि नीति आयोग ने बनाया था। किस लिए? तो डेटा और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए NGOs और जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनके बीच में। फिर हमने पढ़ा जो UNSC की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है वो इंडिया ने जीत ली थी, और इंडिया 2021 से नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा UNSC का 2 साल के लिए। तो ये हमने पढ़ा। इंडिया अभी तक 8 बार बन चुका है, ये भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फेविपिराविर ड्रग के बारे में, जो कि अब DGCI ने अप्रूवल दे दिया है कोविड-19 के पेशेंट्स पर यूज़ करने के लिए, जो कि मिड से मॉडरेट केसेस पर ही यूज़ किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा किलाड़ी एक्सकवेशन साइट से, जो कि तमिलनाडु में है ये साइट, और यहाँ से हमें मिला है एक ह्यूमन चाइल्ड का स्केलेटल रिमेन, और ये जो साइट है वो संगम पीरियड का एक सेटलमेंट भी रह चुका है। फिर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको इसका आंसर देना है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। और इस लेक्चर की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GSN पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।